हेलो गाइज, माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरोक्स एसएस। सो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा ये जो चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, इसका हम 12 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो गाइज, इस वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं हमारे जो एंजाइम है इसका सब टॉपिक, जिसका नाम है हाउ डू एंजाइम ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। इस टॉपिक का नाम क्या है यहाँ पर आपको समझना है। टॉपिक का नाम है हाउ डू enzyme bring about such high rate of chemical conversion, such high rate of chemical conversion of chemical conversion। ये टॉपिक आपको यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर ये टॉपिक समझने से पहले हमने अगले वाले लेक्चर में जो डिस्कस किया था वो थोड़ा सा यहाँ पर एक बार फिर से डिस्कस करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर हमारी जो सारी आगे हम देखने वाले हैं हमारी एक्टिवेशन एनर्जी वगैरह ये हम आगे देखने वाले हैं, तो इसके लिए यहाँ पर थोड़ा सा जरूरी रहता है। तो एक बार फिर से उसको समझ लेते हैं हमारी एंजाइम किस तरीके से काम करता है। तो एंजाइम काम करने के लिए फर्स्टली यहाँ पर क्या होना चाहिए, फर्स्टली यहाँ पर सबस्ट्रेट और एंजाइम। सबस्ट्रेट इसके ऊपर एंजाइम, पहले तो ये रिएक्शन इस तरीके से होगी, सबस्ट्रेट जो होगा वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और हमारा यहाँ पर एंजाइम जो रहेगा वो यहाँ पर इस जो रिएक्शन रहेगी इस रिएक्शन को कैटालाइज करेगा। इस रिएक्शन के अंदर यूटिलाइज हुए बिना ये कैटालाइज करेगा रिएक्शन को। अब यहाँ पर हमारे जो ये रिएक्शन होती है ये सीक्वेंस में होती है। किस तरीके से, तो यहाँ पर सबस्ट्रेट जो रहेगा वो एंजाइम के साथ इस तरीके से मिलके पहले वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये आगे हमने देख लिया है, इस तरीके से हमारा ES कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये आगे हमने देखा है। और ये ES कॉम्प्लेक्स यहाँ पर कन्वर्ट होगा किस में, तो EP कॉम्प्लेक्स में। ये EP कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट होगा, ये भी आगे हमने देखा है। और इसके बाद ये EP कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो इस तरीके से एंजाइम और प्रोडक्ट मिलेगा, यहाँ पर इवेंचुअली हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। और एंजाइम जो रहेगा वो यहाँ पर जैसा था वैसा ही ये वापस मिलेगा। और ये नए नेक्स्ट साइकिल के लिए हमारे जो भी रिएक्शन रहेगी केमिकल रिएक्शन, इसके नेक्स्ट साइकिल के लिए ये अभी अवेलेबल रहेगा। सो इस तरीके से हमारी ये रिएक्शन हो रही थी। इसमें हमने देखा था हमारी ये जो रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन में हमारा ES कॉम्प्लेक्स बना और ES कॉम्प्लेक्स में से यहाँ पर सबस्ट्रेट में से EP कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रोडक्ट बन गया। तो ये हमारा जो फेज रहेगा इसको हमने बोला था ट्रांजिशन फेज, ट्रांजिशन स्टेट या फेज, ये आपको समझना है। ट्रांजिशन स्टेट में क्या था, तो ट्रांजिशन स्टेट में हमारा जो सबस्ट्रेट था वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता था और इसमें कई सारे बॉन्ड बनेंगे और टूटेंगे। सो इस तरीके से हमारा ये ट्रांजिशन फेज था। अब यहाँ पर हमारी ये जो रिएक्शन हो रही थी, रिएक्शन में यहाँ पर दो वर्ड आपको यहाँ पर समझने, एक यहाँ पर टर्नओवर नंबर, टर्नओवर नंबर किसको बोलेंगे, और दूसरा एफिशिएंसी, ये दोनों वर्ड क्या होते हैं। तो पहले यहाँ पर टर्नओवर नंबर समझते हैं। टर्नओवर नंबर क्या होगा, तो हमने रेट में देखा था, रेट को हम इस तरीके से लिखाते थे। रेट जो रहेगा वो डेल्टा P बाय डेल्टा T, यानी कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर मिनट, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर मिनट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। सो सेम इसी तरीके से यहाँ पर टर्नओवर नंबर भी इसके जैसा ही रहेगा, बट यहाँ पर मिनट के हिसाब से इसको देखा जाता है। तो यहाँ पर सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट पर मिनट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। इसको हम बोलेंगे टर्नओवर नंबर। और एफिशिएंसी, जैसे ये टर्नओवर नंबर ज्यादा रहेगा, जितना टर्नओवर नंबर ज्यादा रहेगा उतनी हमारी जो एंजाइम रहेंगे उसकी एफिशिएंसी को हम हिंदी में इसको बोलना हो तो इस तरीके से कार्य क्षमता बोलते हैं, कार्य क्षमता, ये आपने
वर्ड सुना होगा, इसकी काम करने की कैपेबिलिटी, ये हमारी एफिशिएंसी हो जाएगी। यानी कि हमारा जितना टर्नओवर नंबर ज्यादा रहेगा उतनी हमारी एंजाइम की एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, और ये एफिशिएंसी डिसाइड होगी इसके ऊपर कितनी एक्टिव साइट्स प्रेजेंट है, हमारा जो एंजाइम रहेगा, एंजाइम कितना अवेलेबल है, ये सारी चीजें डिसाइड करेगी इसकी एफिशिएंसी को। ओके, सो ये हो गया एफिशिएंसी। सो ये इसकी जनरल समझ होगी। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, तो यहां पर हम इसको दो तरीके से समझेंगे। यहां पर फर्स्टली हम समझ लेते हैं एक जो वर्ड रहता है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहती है? पोटेंशियल एनर्जी इसको हम बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी हमारा कोई भी कंपाउंड एलिमेंट या कोई भी हमारे एटम हो या कुछ भी हो सकता है, तो इसके पास जो इसकी खुद की एनर्जी है इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। इसके पास इसकी खुद की एनर्जी है, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। और यहां पर दूसरा वर्ड रहेगा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, यहां पर स्टेबिलिटी, तो यहां पर स्टेबिलिटी किसको बोलेंगे? तो हमारा कोई भी ये जो जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी हो, ये हमारा कितना स्टेबल है, यानी कि वो आगे कितने रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, तो ये इसकी स्टेबिलिटी होगी। सो ये स्टेबिलिटी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल रहते हैं। जैसे कि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एंटी प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी। आगे हम देखने वाले हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखने वाले हैं। जैसे कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हम देखेंगे तो हमारे जो सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी, और उसमें से वो एनर्जी रिलीज करके वो जब प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा तो उसकी प्रोडक्ट की एनर्जी कम रहेगी, यानी कि इसकी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी, और हमारे जो सबस्ट्रेट रहेगा यानी कि हमारा रिएक्टेंस रहेगा, रिएक्टेंस की एनर्जी ज्यादा रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी। पोटेंशियल एनर्जी अगर ज्यादा हो, इसका सिंपल सा एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पर कोई एक एक्स है और ये कन्वर्ट होता है वाई में, इस तरीके से ये वाई में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर ये जो एक्स रहेगा, एक्स की अगर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, अगर हम ग्राफ में दिखाएं तो पोटेंशियल, जैसे कि ये हमारा ग्राफ है और ग्राफ में हम दिखाएंगे तो हमारा जो x रहेगा, x y में कन्वर्ट होता है, और x की यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगी ये हमारी रिएक्शन रहेगी। जैसे कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारा जो x रहेगा, इसकी ये जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो ज्यादा रहेगी। और ये जब y में कन्वर्ट होता है इस तरीके से, जैसे ये y में कन्वर्ट होता है यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, तो हमारी ये जो y है इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। ये हमारा जो y एक्सिस है ये पोटेंशियल एनर्जी दिखाता है, पोटेंशियल एनर्जी दिखाता है, और x एक्सिस पे हम देखेंगे प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। ये आगे हम देखने वाले हैं, बट अभी के लिए आप ये समझ लो, जैसे कि ये x है तो x इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, तो इसमें x के पास ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी लूज करके y में कन्वर्ट होगा, यानी कि वो स्टेबल होने का ट्राई करेगा। तो इस तरीके से ये रिएक्शन होगी, यहाँ पर इस तरीके से ये एनर्जी लूज करके स्टेबिलिटी अटेंड करेगा। ओके, सो इस तरीके से हमारी रिएक्शन आगे होने वाली है। अभी के लिए ये थोड़ा सा जनरल, अगर आपको समझ नहीं आए तो कोई बात नहीं है, आपको ये समझना है पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा हो तो इसकी स्टेबिलिटी कम रहेगी, और स्टेबिलिटी ज्यादा हो तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगी, तो ये एक दूसरे के एंटी प्रोपोर्शनल रहेंगे। ओके, सो यहाँ पर एंजाइम में हम रिएक्शन की बात करें तो जैसे कि हमारे एंजाइम में रिएक्शन इस तरीके से होती है, हमारा सबस्ट्रेट जो रहेगा वो कन्वर्ट होगा प्रोडक्ट में, और यहाँ पर एंजाइम ये काम करेगा। और आगे हमने ये रिएक्शन पूरी देखी थी, जैसे कि यहाँ पर एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, यहाँ पर ES कॉम्प्लेक्स, उसके बाद ये कन्वर्ट होता था EP कॉम्प्लेक्स में, EP कॉम्प्लेक्स, और ये एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, इस तरीके से ये लास्ट में हमारी इवेंचुअली प्रोडक्ट मिलती थी। सो यहाँ पर हम देखेंगे तो हमारा ये जो ट्रांजिशन फेज था, अब यहाँ पर दो रिएक्शन हो सकती है, एक हमारी एक्सोथर्मिक, एक यहाँ पर हमारी एक्सोथर्मिक
और दूसरी हमारी एंडोथर्मिक, दूसरी हमारी एंडोथर्मिक, ये एक्सोथर्मिक होगी और दूसरी यहां पर हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी। यहाँ पर ये दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन रहेगी इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हमारी जो रिएक्शन होगी, ये रिएक्शन एनर्जी रिलीज करेगी। ये क्या करेगी? ये एनर्जी रिलीज करेगी। यानी कि हमारे हम मेटाबॉलिक रिएक्शन में देखें तो हमारे मेटाबॉलिक रिएक्शन में जो कैटाबॉलिक रिएक्शन रहती है ये एनर्जी रिलीज करती है, यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन एक्सोथर्मिक रहेगी। कैटाबॉलिक रिएक्शन जो रहेगी वो हमारी एक्सोथर्मिक, यानी कि ये एनर्जी रिलीज करेगी। इसके अंदर इसके जो सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट हाई एनर्जी में रहेगा और जो प्रोडक्ट रहेगा वो लो एनर्जी में रहेगा, यानी कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी लो रहेगी। और एंडोथर्मिक में क्या होगा? ये हमारी एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करती है, तो इसके अंदर ये इसको हम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोलेंगे, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी बोलेंगे, क्योंकि ये अपने आप हो जा रही है। वैसे ये अपने आप नहीं होगी, इसके अंदर भी आगे हम देखेंगे कुछ एनर्जी इसके जो रिएक्शन रहेगी, रिएक्शन के एक्टिवेशन के लिए कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी आगे समझने वाले हैं, बट अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये हमारे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो गया? तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शन रहेगी, इसमें हमारा जो सबस्ट्रेट रहेगा, सबस्ट्रेट के पास जो पोटेंशियल एनर्जी रहेगी वो कम रहेगी, बट यहाँ पर इसको हमको फोर्सफुली इसकी प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है। यानी कि इसकी जो यहाँ पर जो प्रोडक्ट रहेगी, प्रोडक्ट के पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी हाई रहेगी। तो यहाँ पर हमारे सबस्ट्रेट कोई भी कंपाउंड एलिमेंट या एटम हो तो वो इसकी स्टेबिलिटी यानी कि पोटेंशियल एनर्जी कम करके इसकी स्टेबिलिटी अटेन करना चाहेगा, बट यहाँ पर हमको फोर्सफुली यहाँ पर हमको हीट देनी पड़ेगी, यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी और दे के हम इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराते हैं, यानी कि सबस्ट्रेट को फोर्सफुली प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराते हैं। तो ये हमारे एंडोथर्मिक, यानी कि इसमें हीट का हमको सप्लाई करना पड़ेगा, ये हीट देनी पड़ेगी। और ये हमारी जो रिएक्शन रहेगी वो एनाबॉलिक रिएक्शन है, एनाबॉलिक रिएक्शन रहेगी। एनाबॉलिक रिएक्शन हमारी कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन है, कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। जैसे कि हमारे हम माल्टोज की बात करें तो जैसे कि ग्लूकोज मिलके माल्टोज बनाते हैं, तो ये हमारी एनाबॉलिक रिएक्शन होगी। और कैटाबॉलिक रिएक्शन में जैसे कि माल्टोज होगा वो डाइजेशन होके 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है, तो ये हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन होगी। सो आपको ये दोनों समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम दोनों को ग्राफ वाइज समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर पहले हमारी ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यहाँ पर ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ पर वाई एक्सिस पे हम लेंगे, यहाँ पर समझना है, वाई एक्सिस पे हम लेंगे, वाई एक्सिस पे हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर अभी के लिए एंडोथर्मिक रिएक्शन को हम मिटा देते हैं, सॉरी रहने देते हैं, इसको हम थोड़ा सा समझ के फिर मिटा दें। और y एक्सिस सॉरी x एक्सिस पे लेंगे, एक्सिस पे लेंगे हम प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, सो यहां पर ये हो गया हमारा प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और ये हमारे पोटेंशियल एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी को आपको पता है, पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलेंगे जिसमें हमारा कोई भी कंपाउंड एलिमेंट या एटम हो तो उसके पास उसकी खुद की जो एनर्जी हो, इसको हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन हो रही है, जैसे कि सबस्ट्रेट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट, ये हमारी रिएक्शन हो रही है, तो इसमें हमारा जो यहाँ पर जैसे कि ये हमारा सबस्ट्रेट है और सबस्ट्रेट के पास कुछ एनर्जी है, ये हमारा सबस्ट्रेट है और इसके पास कुछ एनर्जी है। अब ये एनर्जी लूज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इस तरीके से ये एनर्जी लूज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, और ये कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, रिएक्शन के एक्टिवेशन के लिए कुछ एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी,
पहले ये जो रिएक्शन हो रही है तो रिएक्शन के एक्टिवेशन के लिए हमको कुछ एनर्जी यहाँ पर देनी पड़ेगी, फिर ये एनर्जी रिलीज करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इस तरीके से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, बट यहाँ पर स्टार्टिंग में हमको कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो हमारा यहाँ पर ये जो फेज है ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट है, ये समझ लो, ये हमारा स्टेट है वो ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट है। आपको ये समझ में आ रहा होगा, ये हमारा ट्रांजिशन स्टेट और इवेंचुअली हमारा प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये ट्रांजिट स्टेट में क्या था, ट्रांजिट स्टेट में हमारा जैसे कि ईएस कॉम्प्लेक्स और ईपी कॉम्प्लेक्स, यहाँ पर जैसे कि हम समझ लेते हैं ये हमारा ईएस कॉम्प्लेक्स यहाँ पर और ईपी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर, इस तरीके से इसके बाद ये प्रोडक्ट में इवेंचुअली कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पर हम इस तरीके से देखें, जैसे कि हमारा ईएस कॉम्प्लेक्स बना है, तो ईएस कॉम्प्लेक्स हमारे ये जो रिएक्शन है एंजाइमेटिक रिएक्शन है या कैटालाइटिक रिएक्शन है, तो इसका ये स्टार्टिंग है, ये इसका स्टार्टिंग है। तो ये स्टार्टिंग करने के लिए ये हमारी एक टाइप की केमिकल रिएक्शन ही है, तो इसको स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर इसको एक्टिवेट, ये हमारी जो रिएक्शन रहेगी इसको एक्टिवेट करने के लिए, इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर कुछ एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ती है। यहाँ पर इसको रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए हमको कुछ एनर्जी यहाँ पर सप्लाई करनी पड़ती है। यानी कि आपको ये इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट एनर्जी रिलीज करता है, फिर भी यहाँ पर हमारा जो एनर्जी का पोटेंशियल ग्राफ है, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है वो ऊपर क्यों जा रहा है, तो ये इसलिए यहाँ पर कोई भी रिएक्शन चाहे वो एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक यानी कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक कोई भी रिएक्शन हो, तो इसको स्टार्टिंग में स्टार्ट करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है। जैसे कि हम यहाँ पर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में देखें तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन में भी सेम हमारा ये पोटेंशियल एनर्जी दिखाता है और ये हमारा प्रोग्रेशन ऑफ रिएक्शन। तो इसमें जैसे कि सबस्ट्रेट जो रहेगा, सबस्ट्रेट यहाँ पर इसकी एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम है और यहाँ पर जब प्रोडक्ट मिलेगा तो प्रोडक्ट के पास इसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा रहेगी। तो सेम इसी तरीके से ये भी एनर्जी कराने के लिए हमको फर्स्टली एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी और इसके बाद ये प्रोडक्ट में इस तरीके से कन्वर्ट होगा। यहाँ पर ये हमारा सबस्ट्रेट की एनर्जी है और ये हमारा प्रोडक्ट की एनर्जी, ये प्रोडक्ट की एनर्जी, इसमें ये प्रोडक्ट की एनर्जी है और ये हमारा सबस्ट्रेट की, और ये जो एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पर, जैसे कि हम यहाँ पर पॉइंट का नाम देते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको हम नाम देते हैं ऐसे, जैसे कि ये हमारा हो गया ए पॉइंट, ये हमारा बी पॉइंट हो गया, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट है, ये हमारा बी पॉइंट हो गया और यहाँ पर प्रोडक्ट मिल रहा है तो ये प्रोडक्ट वाला हमारा सी पॉइंट है। सेम इसी तरीके से यहाँ पर हमारा ए डैश हम ले लेते हैं, ये हमारा बी डैश और ये हमारा सी डैश, इस तरीके से हमारे रिएक्शन। तो यहाँ पर हम बात करें तो जैसे कि हम यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी हमारा ए बी और सी तीनों में से किसको ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी में अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी बी पॉइंट के पास है, इसके बाद सी पॉइंट के पास और इसके बाद ए पॉइंट के पास और लास्ट में सी पॉइंट के पास। यानी कि सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबिलिटी हम देखें तो इसमें स्टेबिलिटी देखें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टेबल सबसे ज्यादा सी, उसके बाद ए है और उसके बाद बी है, यानी कि बी हमारा सबसे ज्यादा अनस्टेबल फेज है। तो ये अनस्टेबल होने के बाद ये स्टेबल होने का ट्राई करेगा, यानी कि सी में कन्वर्ट होगा। और यहाँ पर भी सेम इसी तरीके से हमको यहाँ पर ये हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो इसमें हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल पॉइंट कौन से है, यहाँ पर सबसे पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह ज्यादा है, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा बी डैश की, बी डैश, इसके बाद सी डैश, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये सी डैश और ये हमारा ए डैश, इसके बाद लास्ट में हमारा सबसे कम पोटेंशियल एनर्जी ए डैश के पास है। और स्टेबिलिटी में हम देखेंगे तो स्टेबिलिटी में हमारा सबसे ए डैश ज्यादा रहेगा, इसके बाद सी डैश और इसके बाद बी डैश। सो ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये हमारी किसके लिए है, तो ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन या इसको हम कैटाबॉलिक रिएक्शन बोलेंगे या
ये हमारे कैटाबोलिक रिएक्शन की, ये एक्सोथर्मिक या कैटाबोलिक, या इसको हम एक्सर्गोनिक रिएक्शन बोलेंगे या एक्सर्गोनिक रिएक्शन। ये तीनों नाम आपको याद कर लेने हैं। और ये अगर आपको ऐसा पूछा जाए तो ये हमारे एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये किसके लिए, तो ये हमारी एंडोथर्मिक, ये इसको हम एनाबोलिक रिएक्शन बोलेंगे, एनाबोलिक रिएक्शन बोलेंगे, या इसको हम बोलेंगे एंडोगोनिक रिएक्शन। तो ये आपको तीनों नाम याद कर लेने हैं। अब यहां पर इसमें हम समझते हैं, ये आपको दोनों समझ में आ गए। इसके बाद हम समझते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसके बाद यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी किसको बोलेंगे, तो यहां पर हमारे रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए जो भी एनर्जी चाहिए, रिएक्शन को एक्टिवेट करने के लिए, एक्टिवेट करने के लिए जो भी रिएक्शन एनर्जी चाहिए, इसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। चाहे ये एक्सर्गोनिक या हमारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो या एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, ये आपको ये आपको समझ लेना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम समझते हैं जैसे कि हमारे कोई भी एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक कोई भी रिएक्शन हो, तो इसमें स्टार्टिंग इसको एक्टिवेट करने के लिए, स्टार्टिंग करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ती है। यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी हम इस तरीके से देखें तो हमारे जो बी पॉइंट की हमारी एनर्जी है और हमारी ए पॉइंट की एनर्जी बी माइनस ए, और हमारा जो वैल्यू मिलेगा ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगा। यहाँ पर आपको समझना है बी पॉइंट की एनर्जी और ए पॉइंट की एनर्जी, इनके बीच में हमारा ये जो डिफरेंस रहेगा ये एनर्जी का, ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी रहेगा। एक्टिवेशन एनर्जी को हम ई ए दिखाएंगे, ई ए आपको समझना है, ई ए हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, यानी कि ई ए को हम इस तरीके से दिखाएंगे, ई ए या तो बी माइनस ए या इस तरीके से हमारे ई एस कॉम्प्लेक्स की एनर्जी माइनस, या इसको हम इस तरीके से ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी, ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी माइनस सबस्टेट की एनर्जी, सबस्टेट की पोटेंशियल एनर्जी, सबस्टेट की पोटेंशियल एनर्जी, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी हो जाएगी। चाहे यहाँ पर भी हम देखें तो यहाँ पर भी सेम हमारा B माइनस ए, तो ये हमारी जो होगी ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या होगा, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ओके, ये होगी हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, और यहाँ पर ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होगी। अब यहाँ पर एंजाइम का यूज करेंगे तो क्या डिफरेंस रहेगा, ये एंजाइम के बिना ये जो एनर्जी है एक्टिवेशन एनर्जी, ये यहाँ पर ये हमारी जो डिफरेंस है ये हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी है। यहाँ पर भी ये सेम हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है। बट यहाँ पर अगर हम ये जो रिएक्शन है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, कोई भी रिएक्शन हो रही तो इसमें एंजाइम का यूज नहीं करता, तो विदाउट एंजाइम हमारी एक्टिवेशन एनर्जी इतनी रहेगी। और यहाँ पर सेम इस तरीके से एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। बट अगर यहाँ पर एंजाइम का यूज करते हैं तो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो रहेगी वो कम होगी। यहाँ पर इस तरीके से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी, हमको कम एक्टिवेशन एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमारा ये जो डिफरेंस रहा, ये हमारा डिफरेंस क्या है, ये हमारे एक्टिवेशन एनर्जी, ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, या इसको हम ई ए दिखाते हैं, ई ए विथ एंजाइम, ये एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम है, और ये ई ए विदाउट एंजाइम,
सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा ही रहेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारी रिएक्शन है वो इस तरीके से, तो यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो इस तरीके से, ये हमारे एक्टिवेशन एनर्जी, इसको हम रेड पेन से लिखा है तो जैसे कि यहाँ पर ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है विथ ये एक्टिवेशन एनर्जी विथ एंजाइम। ये सारी जो चीजें हैं आपने केमिस्ट्री में देखी होगी, अगर नहीं देखी है तो सेम आप ये चीजें केमिस्ट्री में देखने वाला है, तो इसको आप समझ लो, एक बार समझ लो। यहाँ पर एंजाइम की जगह हमको यूज करना है कैटालाइट्स, ओके, कैटालिस्ट यूज करना है, तो ये हमारे केमिस्ट्री में सारी प्रोसेस हो जाएगी। ओके, सो आपको ये समझ लेना है। तो यहाँ पर एंजाइम ने काम क्या किया, यहाँ पर अगर एंजाइम यूज करते हैं तो हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, यहाँ पर हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो रहेगी वो डिक्रीज होगी, यानी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। एंजाइम के यूज से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। यहाँ पर कोई भी रिएक्शन हो, स्टार्टिंग में इसको एक्टिवेट करने के लिए हमको एनर्जी तो देनी ही होगी, फिर वो चाहे एंजाइम यूज करके भी हमको थोड़ी एनर्जी तो देनी ही होगी, और एंजाइम न यूज करे तो हमको ज्यादा एनर्जी देनी होती है। इस तरीके से ये ज्यादा एनर्जी देनी होती है। सेम इस तरीके से हमारे एंडोगोनिक रिएक्शन में, यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन में हमको एंजाइम नहीं यूज करते तो ज्यादा एनर्जी, और एंजाइम यूज करते हैं तो हमको एक्टिवेशन एनर्जी कम देनी पड़ेगी। यानी कि इसके बीच में कुछ मीडिएटेड, अगर यहाँ पर एंजाइम यूज करते हैं तो इसके बीच में कुछ मीडिएटेड स्ट्रक्चर या मीडिएटेड हमारे कुछ केमिकल बनेंगे, मीडिएटेड हमारे कुछ कंपाउंड बनेंगे, तो ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। कंपाउंड बनेंगे, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमको इस तरीके से समझते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा ए है और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है, और यहाँ पर अगर हम सी का यूज करते हैं तो ये सी का यूज अगर नहीं करते हैं, ये सी हमारा एंजाइम है, अगर यहाँ पर इसका यूज करते हैं तो हमारे ये जो एक्टिवेशन एनर्जी एकदम हाई रहेगी। बट यहाँ पर अगर यहाँ पर ए और ये बी में कन्वर्ट हो रहा है और सी का यूज करते हैं तो हमारा पहले यहाँ पर ए सी बनेगा, यहाँ पर ए प्लस सी, जैसे कि यहाँ पर ए प्लस सी बनेगा और ये ए सी बनेगा, इसके बाद ये बी सी बनेगा और ये कन्वर्ट होगा बी में। तो यहाँ पर ये जो हमारे मीडिएटेड जो स्ट्रक्चर बने, ये हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। ओके, सो इस तरीके से हमारे एंजाइम का जो एडवांटेज रहेगा वो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करने का रहेगा। सो इस तरीके से हमारे ये सारी चीजें होगी एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में। सो आपको ये एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों रिएक्शन है वो समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार आपको अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि जो हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन रहेगी इसमें स्टेबिलिटी और इसमें स्टेबिलिटी, जैसे कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और यहाँ पर एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये दोनों में फर्स्टली स्टेबिलिटी क्या रहेगी और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगी, इसका जो नंबरिंग रहेगी वो किस तरीके से रहेंगे एनर्जी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने जो पॉइंट नाम दिए थे वो इस तरीके से लगेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बात करें तो सबसे ज्यादा हमारी सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी थी, सी की, इसके बाद ए की और इसके बाद बी। और हम एंडोथर्मिक रिएक्शन में बोलेंगे तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा ए की, इसके बाद सी डैश की, ए डैश, सी डैश और इसके बाद बी डैश की। इस तरीके से हमारी स्टेबिलिटी थी। और पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पर इसका जस्ट ऑपोजिट रहेगा, तो बी, ए और सी, यहाँ पर भी बी डैश, सी डैश और ए डैश, ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी, ये इसकी स्टेबिलिटी। सो इस तरीके से आपको ये पोटेंशियल एनर्जी, स्टेबिलिटी
और हमारी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है और इसके ऊपर एंजाइम का क्या इफेक्ट होता है, यानी कि एंजाइम यूज करने से हमारी एक्टिवेशन एनर्जी जो रहेगी वो कम हो जाएगी। तो इसको आपने समझ लिया है। अगर इसमें से आपको कोई क्वेश्चन या डिफिकल्टी है तो प्लीज कमेंट में कमेंट करिए, तो इसका मैं रिप्लाई करके आपको समझा सकूंगा। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। ओके, थैंक यू गाइस।